हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम एक नया सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जेई मेंस और नीट के काफ़ी सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने वाले हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो अब इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टैक्टिक्स आपको सिखाया जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए जो अभी या तो 12th पास आउट हुए हैं, मतलब जिन्होंने अभी 12th का पेपर दिया है, और जो ड्रॉपर्स हैं जो कि जेई मेन देने वाले हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण जेई मेन थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो अब कोई सा भी चैप्टर का सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो आपको क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो टैक्टिक्स आपको पता चलेंगे, क्वेश्चन हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। ये 11th और 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शुरू से ही उनको पता होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और हम अभी काइनेमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है जेई मेन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, Which one of the following graphs correctly represent the velocity versus time? अब जब मैंने आपको बताया था कि 10th के बाद, मैंने जब एक वीडियो लेक्चर बनाया था कि 10th के बाद जेई मेन के लिए क्या करें या फिर जेई एडवांस के लिए क्या करें, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ग्राफ को स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स एक बॉडी को थ्रो किया गया है, ये हमारे पास बस इतना सा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये जो चार ऑप्शंस हैं, जो चार ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सही है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होने वाला है। वो ये है कि अब अगर कोई भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा, जैसे अगर ये कोई बॉडी है, इसे हमने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया, तो अब प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि ये बॉडी क्या है, थोड़ी दूर तक जाएगा, किसी पॉइंट पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। किसी पॉइंट पर आके अगर इसको ऊपर थ्रो किया गया है तो एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें पता है कि ग्राफ में कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे क्या हो, हमारी वेलोसिटी 0 हो। मतलब पूरे एंटायर ग्राफ में जब वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो उस दौरान बीच में एक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए कि जो एक पॉइंट है, मतलब ऊपर वाला पॉइंट, ये जो पोजीशन है, इसमें वेलोसिटी बॉडी की 0 हो। तो अब हम इन ग्राफ्स में देखते हैं कि ऐसा किस में हो रहा है। ऐसा हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। मतलब इन तीन ग्राफ्स में से कोई एक होगा, और इसमें इसीलिए नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं है और मैक्सिमम है। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो क्योंकि टॉप पोजीशन पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब ये कि धीरे धीरे क्या है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो हमें ये देखना है कि जब हम t = 0 से अपना ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं तो क्या उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी 0 आने से पहले वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है शुरू से। तो क्या हो जाएगा, हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ये होता है एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर इस क्वेश्चन में भी हमें दिख रहा है कि क्या है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है और इस पॉइंट पर आकर 0 हो रही है। फिर उसके बाद हमें देख रहा है कि इस ऑप्शन में भी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, उसके बाद जाके वेलोसिटी 0 हो रही है। तो मतलब पहले हमने क्या देखा था कि 1, 2 और 3 इनमें से कोई एक होगा, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। अब इस ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें क्या है, इस पॉइंट पर यहाँ पे कोई टाइम होगा,
किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है वेलोसिटी की दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। मतलब किसी एक टाइम पे हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इस ग्राफ से पता चल रहा है कि दो वेलोसिटी है एक ही टाइम पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये भी जो ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट है। तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही छट गए, हमारे पास बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब हमें पता है कि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो डाउनवर्ड जब वो बॉडी आएगी तो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर अपवर्ड जा रही है तो इसकी जब तक वेलोसिटी जीरो हो तब तक क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन जब ये नीचे आएगा, जब ये बॉडी नीचे आएगा तो ये डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी इसकी, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मतलब जीरो पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों ग्राफ्स में, ऑप्शन ए और डी में, कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी जीरो होने के बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है जीरो होने के बाद वापस ये ग्राफ ऊपर गया है, मतलब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया गया है वेलोसिटी को। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास ये ऑप्शन, इसमें क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है और इस पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है। और हमने देखा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो टॉप पोजीशन पे, उसके बाद बॉडी नीचे आती है और नीचे आती है तो डाउनवर्ड वेलोसिटी होती है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होती है, मतलब इस ग्राफ में हमें इस पोर्शन में दिख रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और चौथे ऑप्शन को हमने करेक्ट बना दिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स का, जेईई मेन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ये क्वेश्चन है कि टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 240 मीटर हाई। मतलब कोई एक क्लिफ है हमारे पास, या फिर हम मान सकते हैं कोई एक बिल्डिंग है 240 मीटर ऊंची है, उसके ऊपर से दो स्टोन्स को ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊपर की ओर फेंका गया विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो पहला स्टोन है उसको ऊपर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो दूसरा स्टोन है उसको फेंका गया है 40 मीटर्स पर सेकेंड से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन। मतलब ये हमें पूछ रहा है कि टाइम वेरिएशन, मतलब टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, मतलब जैसा इस सारे ग्राफ में दे रखा है y2 माइनस y1 और t, मतलब जो रिलेटिव पोजीशन है, तो पहले का जो पोजीशन है वो हमने मान लिया y1, ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्टोन। सिमिलरली हमने y2 माना पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन। ये हो गया हमारा y1 और y2। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, y2 माइनस y1 वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ देखना है कौन सा सही है। अब पहले तो हम चारों ग्राफ्स पे नजर डालते हैं, चारों जो हमारे पास ऑप्शन है। अब चारों में जो कॉमन है वो हमें क्या दिख रहा है कि इतना जो पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट सारे में कॉमन है। तो इसके बेसिस पर हम इन चारों ऑप्शंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का जो कर्व है उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके रिलेटिव पोजीशन को, मतलब y2 माइनस y1 वर्सेस t का जो कर्व है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन ग्राफ्स में। ये जो बाद वाला पोर्शन है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के बाद का जो भी कर्व है उसकी हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि हमें ये पता करना है कि ये जो इस टाइप के कर्व्स हैं, इन दोनों के बीच का जो इक्वेशन है वो किस टाइप का कर्व आ रहा है, ये हमें पता करना है। तो अब इसमें एक असम्पशन ये भी लेना है कि स्टोन्स जो है वो रिबाउंड नहीं हो रही है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब जब वो गिर गई ग्राउंड पे उसके बाद वो वापस बाउंस बैक नहीं हो रही है। मतलब अगर ग्राउंड पे गिर गई तो वो वहीं की वहीं है, वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो अब क्या है, अब प्रैक्टिकली हम सोचते हैं, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर से किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं या फिर ऐसे भी फेंक रहे हैं, तो जिस बॉडी को हम
कम स्पीड से फेंकेंगे वो पहले वेलोसिटी उसकी जीरो होगी और वो पहले नीचे आएगी, ठीक है। अगर हम जोर से फेंकते हैं मतलब ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये बाद में इसकी वेलोसिटी जीरो जाएगी ऊपर और ये ज्यादा टाइम लेगी वापस नीचे आने में एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। मतलब कि हमने पहले किसको फेंका है, 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फेंका है स्टोन 1 को। तो अगर कम स्पीड से फेंका है तो ये जल्दी ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद वो नीचे आएगी। और दूसरे को फेंका है 40 मीटर्स पर सेकंड से, तो मतलब उसको ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब जो वेलोसिटी जीरो होगी टॉप पोजीशन पे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 मीटर पर सेकंड का ऑब्जेक्ट है और जो 40 मीटर पर सेकंड का ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंस क्या है कि नीचे आना जो शुरू करेगा, मतलब टॉप पोजीशन पे से अगर नीचे आना शुरू करेगा तो सबसे पहले ये 10 मीटर पर सेकंड का ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू करेगा, उसके बाद ये 40 मीटर पर सेकंड का ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू करेगा। तो अब हमें पता है कि अगर किसी भी दो बॉडी को हम क्या करते हैं, अगर एक साथ हम नीचे फेंकते हैं तो वो एक साथ नीचे गिरता भी है। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब हमें पता है कि ये जो पहली बॉडी है, पहला स्टोन है जो इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका था, वो पहले ग्राउंड पर स्ट्राइक होगी। तो अब हम मान लेते हैं कि जो पहली बॉडी है वो ग्राउंड पर स्ट्राइक हो गई। ये हमारा कोई सा बिल्डिंग है 240 मीटर हाई है, जो पहली बॉडी है वो ग्राउंड पर स्ट्राइक हो गई है, ये फर्स्ट बॉडी है। अब मान लिया जो दूसरी बॉडी है वो कहीं बीच में है। दूसरी बॉडी हमने माना कि इसका जो पोजीशन है तो ये क्या है, यहां से मतलब फर्स्ट वाले से देखना है, क्योंकि हमें रिलेटिव पोजीशन दे रखा है। तो रिलेटिव पोजीशन मतलब इन दोनों के पोजीशन का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का पोजीशन, तो ये इसका क्या है, हमने माना कि ये y2 है और इसका क्या है y1 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ये ग्राउंड पे आ चुका है। तो अब आसानी के लिए हमने ये किया है, क्योंकि y1 अगर 0 आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ y2 होगा। ठीक है, इतना पक्का है। तो हमें पता है y1 इक्वल्स टू 0 है, तो y1 इक्वल्स टू 0 है, तो अब हमें y2 निकालना है। y2 अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर होता है। तो अब ये क्या हो, y2 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये बॉडी फ्री फॉल करेगा, वेलोसिटी ऊपर हो जो 0 हो जाएगी, उसके बाद जब वो नीचे गिरेगा तो वो फ्री फॉल होगा। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब क्या है, क्योंकि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हमने माना है कि जब उसकी वेलोसिटी ऊपर टॉप पोजीशन पे 0 हो जाएगी, वो हमारा इनिशियल पोजीशन है, उसके बाद हम देख रहे हैं। तो उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो u क्या है 0, मतलब y2 इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हमने देख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1 भी इसे लिख सकते हैं, हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि y1 क्या है हमारा, y1 क्या है हमारा 0 है। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। और हमें ग्राफ किसके बीच में चाहिए था, y2 माइनस y1 और t के बीच का ग्राफ चाहिए था हमें। तो अब हमें ये कैसा मिल रहा है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर, मतलब ये हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर। कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है, जो कि क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। मतलब कुछ इस टाइप का पैराबोला अगर हो तो y इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर का कर्व होता है, या फिर y इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर का कर्व होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मतलब कि जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सारे ग्राफ का, उसमें से जिस ग्राफ का इक्वेशन इस पैराबोला टाइप का होगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, इस टाइप के पैराबोला का, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये गया, ये वाला क्या हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है तो ये दिख गया, या फिर हम कह सकते हैं इस टाइप का पैराबोला है तो वो है नहीं, क्योंकि वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का होता है। तो अब ये वाला क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी हो नहीं सकता। इसे हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक पैराबोला का पार्ट है जो कि इस टाइप का है।
तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मतलब हमने क्या देखा ऑप्शंस की हेल्प से कि बाद वाला जो कर्व है जो कॉमन नहीं है सब में, उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन था और हमने प्रैक्टिकली सोच कर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, then which of the following correctly describes the relation between acceleration and radius। मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है और इसमें क्या दे रखा है 10 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब v इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड ये दे रखा है। तो ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है a या फिर ए आर हमारा मान लिया, तो a इज इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v क्या है हमारा 10, तो v का स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन r। तो अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, 100 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो हम मान सकते हैं कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो जब ऐसा रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तब जो हमारा ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस टाइप का होता है। तो ये ग्राफ हमारा करेक्ट है, बाकी जो तीनों ग्राफ है वो हमारे गलत है। तो ए और आर के बीच का जो रिलेशन है वो सीधा का सीधा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था और काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अ पर्सन क्लाइम्स अ स्टॉल्ड एस्केलेटर in 60 seconds if standing on the same but escalator running with constant velocity he takes 40 seconds। how much time is taken by person to walk up the moving escalator। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पार्ट वाइज समझेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, पार्ट वाइज हम समझ सके। तो पहला क्या बोल रहा है, पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकंड्स। मतलब ये एक छोटा सा डायग्राम है एस्केलेटर का, जो कि क्या होता है, जो सीढ़ियाँ जो मूविंग होती है ना, जैसे रेलवे स्टेशन में होता है जिसपे हम चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चलती हैं, उसे हम एस्केलेटर बोलते हैं। तो अब क्या है कि जब ये एस्केलेटर बंद है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तब एक आदमी है वो इस एस्केलेटर को क्लाइम करता है, मतलब चलता है, तो उसे टाइम लगता है 60 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि चाहे एस्केलेटर पे वो कुछ भी करे, एस्केलेटर की जो लेंथ है हमने मान लिया इसकी लेंथ है s। मतलब अगर वो पर्सन जो है, वो आदमी अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो हमेशा s ही करेगा। और क्या है, जब ये एस्केलेटर रुका हुआ है, तो जब ये एस्केलेटर रुका हुआ है और ये आदमी इस पे चल रहा है, तो इसे लगता है 60 सेकेंड्स टाइम लगता है। तो जो भी वेलोसिटी इसकी होगी वो इस आदमी की खुद की एबिलिटी की होगी कि वो रुके हुए एस्केलेटर पे कितनी वेलोसिटी से वो चल पाता है। तो अब पहला जो पार्ट है उससे हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ये मैन हो जाएगा। मतलब ये जो पर्सन है, मतलब ये इसकी खुद की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये क्या है, एस्केलेटर रुका हुआ है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, हमेशा क्या रहेगा, s रहेगा, क्योंकि वो एस्केलेटर की लेंथ है। s अपॉन टाइम कितना है, हमें 60 सेकेंड्स दिया हुआ है। ये हमारा एक निकल गया पहले पार्ट से। अब क्या है, इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एस्केलेटर रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ही टेक्स 40 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो आदमी है वो इस एस्केलेटर पे सिर्फ खड़ा है, मतलब खुद से चल नहीं रहा है, वो इस एस्केलेटर पे सिर्फ खड़ा है और जो एस्केलेटर है वो चल रहा है। तब इसको टाइम लगता है 40 सेकेंड्स यहाँ से यहाँ जाने में। मतलब डिस्प्लेसमेंट उतना ही है और वो क्या है, इस एस्केलेटर पे सिर्फ खड़ा है। तो खड़ा है और ये एस्केलेटर चल रहा है, मतलब जो भी वेलोसिटी हमें निकलेगी वो इस एस्केलेटर की निकलेगी, क्योंकि ये एस्केलेटर चल रहा है और ये आदमी सिर्फ इस पे खड़ा है। तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर हम मान ले, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा क्योंकि लेंथ उतना ही ट्रेवल करना है उसको, बाय कितना टाइम लगा, इस टाइम 40 सेकेंड्स लगा। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। मतलब आखिरी पार्ट ये है कि एस्केलेटर मूव भी कर रहा है और वो आदमी चल भी रहा है। तो हमने तब की वेलोसिटी निकाल ली, मतलब एस्केलेटर की वेलोसिटी निकाल ली
और उस आदमी की भी वेलोसिटी निकाल ली जो उस एस्केलेटर पे चल रहा है जब एस्केलेटर रुका हुआ है। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। तो आखिरी केस में क्या बोल रहा है, वो आदमी इस पे चल भी रहा है एस्केलेटर पे, मतलब वो वॉक कर रहा है और ये एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। तो जो नेट वेलोसिटी होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब ये आदमी चल भी रहा है एस्केलेटर पे और ये एस्केलेटर मूव भी कर रहा है। तो जो v नेट हमारा निकलेगा वो इन दोनों का सम निकलेगा, मतलब s/60 प्लस s/40। तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 10s/240। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नेट वेलोसिटी, मतलब जब ये आदमी स्केलेटर पे चल भी रहा है और स्केलेटर भी मूव कर रहा है तब वेलोसिटी इतनी है। अब हमें पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक द मूविंग एस्केलेटर। अब टाइम कितना होता है भाई, टाइम होता है, क्योंकि क्या हमें पता है s इज इक्वल टू ut होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब नेट वेलोसिटी हमारा क्या निकला था, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि s ही रहेगा क्योंकि इसकी लेंथ s है, और वेलोसिटी हमने क्या निकाला है 10s/240। तो मतलब t इज इक्वल टू हो जाएगा s इंटू 240/10s। s से s कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो जो टाइम हमें निकला है वो हमारा निकल गया 24 सेकेंड्स। तो मतलब 24 सेकेंड लगते हैं किसमें, जो टाइम टेकन बाय पर्सन, मतलब इस आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जब वो इस पर चल भी रहा है और स्केलेटर भी काम कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। हमने पहले इन दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटी निकाल लिया, फिर नेट वेलोसिटी निकाल लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके, अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2014 में पूछा गया है, ये है कि फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upwards with a speed u. The time taken by particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n. ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसमें। तो क्वेश्चन को हम पार्ट वाइज समझते हैं। एक टावर है हमारे पास जिसकी हाइट h है, तो हमने मान लिया कि ये है हमारा एक टावर, इसकी हाइट क्या है, h है, ये टावर की हाइट h हो गई। अब क्या दे रखा है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए स्पीड u। एक पार्टिकल है हमारे पास, हमने क्या किया, इसको u स्पीड से ऊपर की ओर फेंका। तो हमने क्या किया, पहले तो साइन कन्वेंशन के लिए लिया, ऊपर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं। तो हमने क्या किया, u वेलोसिटी से इस पार्टिकल को ऊपर फेंका। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, मतलब जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब ये यहां पर जाकर जब हिट करेगा तो जितना टाइम उसने लिया है वो क्या है, इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो जो टाइम होगा इस बॉडी को यहां तक पहुंचने में वो कितना होगा, n टाइम्स होगा जो इस दोनों के बीच का टाइम लगेगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम्स हो जाएगा जितना टाइम लगेगा इस पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने में, मतलब ग्राउंड तक आने में। कहने का मतलब कि हमें क्या करना है, पहले टाइम निकालना है जितना टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, g है, मतलब माइनस g है क्योंकि g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और वेलोसिटी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे v क्या हो जाता है, 0। तो 0 इज इक्वल टू यू क्या है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस g इंटू टी। तो इससे हमारा t निकल के आया u बाई g। तो ये हमारा टाइम निकल के आया कि इस पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अब ये क्या दे रखा है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, जितना टाइम लगता है इस पार्टिकल को ग्राउंड तक हिट करने में, मतलब ये पूरा टाइम क्या है, इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो क्या है, n टाइम्स है इस टाइम के जो कि हाईएस्ट पॉइंट तक रीच होने में लगता है। तो हम क्या करेंगे, इस और इस पॉइंट के बीच में कितना टाइम लगता है हम वो निकालते हैं। पहले हम वो रिलेशन देखते हैं। तो हमें क्या पता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं s इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो ये क्या हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है h है, लेकिन क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि बॉडी नीचे गई है, तो ये क्या हो गया माइनस h इज इक्वल टू u क्या है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये u, और टाइम कितना लगा क्योंकि ये पूरा इक्वेशन है तब जब बॉडी यहां से यहां गई है, तो टाइम कितना लगा हमें दे रखा है n टाइम्स ऑफ दिस, मतलब मल्टीप्लाइड बाई एन यू बाई जी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लग रही है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ g इंटू टाइम, फिर से n टाइम्स ऑफ जितना टाइम उसे लगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा माइनस एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस ये आ जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g। तो हमने क्या किया, एलसीएम को हम सेम करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए इन दोनों को इस साइड ले आया, तो माइनस 2gh इज इक्वल टू ये हमारे पास इस दोनों में कॉमन क्या है एन यू स्क्वायर कॉमन हमने निकाला, तो इसमें हमारा बचा 2 माइनस एन, तो नेगेटिव साइन से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया LHS RHS, तो ये आ गया 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 2, तो ये हमारा रिलेशन आ गया एच एन और यू के बीच का जो कि हमें पूछा गया था। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा पहला ऑप्शन है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखा, हमने 5 क्वेश्चन देखे जो कि जेई में पूछे गए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे, तो हमें बस इस पर ध्यान देना है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जो भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है या फिर जो 11th के बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे उनके लिए भी ये काम का है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है वो सिखाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, आगे भी चल के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन देखे, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।